हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज फिर हम हमारा जो टॉपिक चल रहा था चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग उसको कंटिन्यू करते हैं। कंटेंट्स ऑफ दिस सेशन, मेन पॉइंट्स वी विल कवर इन दिस सेशन आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, हैदराबाद मणिपुर केस, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, अब हमारे सामने एक नया वर्ड आता है कि गवर्नमेंट ने अप्रोच लगाई थी और एक वर्ड दिया था, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये क्या था वो देखते हैं। तो द रूलर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट साइंड ए डॉक्यूमेंट कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। बहुत सारे जो रूलर्स थे प्रिंसली स्टेट से, उन्होंने भारत के साथ में एक डॉक्यूमेंट साइन किया था जिसको क्या कहा जाता था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, एक सहमति पत्र जिसको बोल सकते हैं, या संधि पत्र, विच मीन्ट दैट देयर स्टेट एग्री टू बिकम ए पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या था कि जो उनका स्टेट है वो इंडिया का पार्ट बनने के लिए एग्री है, सहमत है, तो इसलिए इसको सहमति पत्र भी बोलते हैं। एक्सेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर प्रूव्ड मोर डिफ़िकल्ट देन द रेस्ट। मतलब और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने साइन कर दिए थे, लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर, इनके साथ में यह एक्सेशन साइन कराने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। द इशू ऑफ जूनागढ़ वॉज रिजॉल्व आफ्टर ए प्लेबिसिटे कन्फर्म पीपल्स डिजायर टू ज्वाइन इंडिया। जो जूनागढ़ का इशू इस तरह से सोल्व हो गया था कि वहाँ पर जनमत संग्रह करवाया गया था लोगों से, क्योंकि लोगों की डिजायर थी इंडिया को ज्वाइन करने की। अब हम देखते हैं कि हैदराबाद का किस तरह से इंटीग्रेशन हुआ था इंडिया में। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, हैदराबाद द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट वॉज सराउंडेड एंटायरली बाय इंडियन टेरिटरी। अब आप मैप में देखोगे तो हैदराबाद पूरी तरह से इंडियन टेरिटरी से घिरा हुआ है, राज्य है, तो और सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट भी था। इट्स रूलर कैरिड द टाइटल निजाम। अब वहाँ के जो रूलर है उनको क्या कहा जाता था, निजाम कहा जाता था। एंड ही वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, और वो दुनिया में सबसे अमीर आदमी हुआ करता था। द निज़ाम वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद। अब निज़ाम क्या चाहता था कि वो अपनी जो ऑटोनॉमी बॉडी है खुद अपना स्टेट ऑटोनॉमी रूप से चलाए, इंडिपेंडेंट स्टेटस के रूप में हैदराबाद को चलाए। लेकिन ए मूवमेंट ऑफ द पीपल ऑफ हैदराबाद स्टेट अगेंस्ट द निज़ाम्स रूल गैदर्ड फोर्स। अब लोगों को ये पता चल गया था कि भाई या तो वो इंडियन टेरिटरी को ज्वाइन कर सकते हैं, तो लोगों को ये लगा था कि अब हमें जो निज़ाम की तानाशाही है उससे मुक्त हो जाना चाहिए। तो उन्होंने निज़ाम के विरोध में एक आंदोलन तैयार कर लिया था। द पीजेंट्री इन द तेलंगाना रीजन इन पर्टिकुलर, अब पर्टिकुलरली कौन से लोग थे, जो तेलंगाना रीजन के किसान लोग थे वो तैयार थे इसके लिए। वॉज द विक्टिम ऑफ निज़ाम्स ऑपरेसिव रूल एंड रोज अगेंस्ट हिम। वो उनके विरोध में खड़े हो गए थे क्योंकि वो उनके जो ऑपरेसिव रूल था, जो तानाशाह रूल थे, उसके खिलाफ में थे। ए निज़ाम रेस्पॉन्डेड बाय अनलीजिंग ए पैरामिलिट्री फोर्स नॉन एज द रज्जाकार्स ऑन द पीपल। अब जो निज़ाम था वो भी बहुत पावरफुल था, पैसे तो थे ही, पैसों की भी पावर थी, तो निज़ाम उसके रेस्पॉन्स में जो लोगों ने मूवमेंट तैयार किया था उसके विरोध में एक पैरामिलिट्री फोर्स का संगठन किया था जिसका नाम उसने दिया था रज्जाकार्स। द एट्रोसिटीज़ एंड कम्युनल नेचर ऑफ द रज्जाकार न्यू नो बाउंड्स। अब हमें सब पता है कि जो एट्रोसिटी थी, जो तानाशाही थी उस रज्जाकार्स की, और जो कम्युनल नेचर था कि हिंसक नेचर जो उनका था, वो उनके सामने रज्जाकार्स, उनके लिए रज्जाकार्स के लिए कोई बाउंडेशन नहीं थी। वो किसी को भी मार सकते थे, किसी के साथ भी हिंसा और कुछ भी कर सकते थे। दे मर्डर्ड, मेम्ड, रेप्ड एंड लूटेड टारगेटिंग पर्टिकुलरली द नॉन मुस्लिम। वो इस तरह की काम करते थे, जैसे मर्डर कर देते थे, हिंसा करते थे, रैप करते थे, लूटते थे, और पर्टिकुलर किन के साथ में कर रहे थे, जो नॉन मुस्लिम लोग थे उनके साथ में। इनके विरोध में इन सितंबर 1948 इंडियन आर्मी मूव्ड इनटू द कंट्रोल द निज़ाम्स फोर्स। सितंबर 1948 में इंडिया ने एक आर्मी वहाँ पर छोड़ी, और क्योंकि निज़ाम के जो फोर्सेस थी, जो रज्जाकार्स थे, उनको कंट्रोल करने के लिए, और उस ऑपरेशन को उन्होंने नाम भी दिया था ऑपरेशन पोलो। After a few days of intermittent fighting, the Nizam surrendered.
बाद में बहुत दिनों के जो ये फाइटिंग चली थी, युद्ध जो लड़ाई चली थी, उसके बाद में निज़ाम ने वहाँ पर सरेंडर कर दिया था। दिस लेड टू हैदराबाद एक्सेशंस टू इंडिया। ये जो था ये इस तरह से हैदराबाद की सहमति हो गई थी इंडिया को ज्वाइन करने के लिए। अब हम दूसरा केस पढ़ते हैं मणिपुर का। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मणिपुर। A few days before independence, the महाराजा ऑफ मणिपुर बौद्ध चंद्रा सिंह, अब मणिपुर का जो महाराजा था उनका नाम क्या था? बौद्ध चंद्रा सिंह, साइंड ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद द इंडियन गवर्नमेंट ऑन द एश्योरेंस दैट द इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर वुड बी मेंटेन। उन्होंने जो स्वतंत्रता से पहले उनके साथ में एक वो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन पर साइन कर दिया था, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जो इंटरनल ऑटोनॉमी है मणिपुर की वो मेंटेन की जाएगी, वो उनके पास में ही रहेगी। लेकिन हुआ क्या? अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, क्योंकि जनता से राय नहीं ली गई थी, द महाराजा हेल्ड इलेक्शन इन मणिपुर इन जून 1948। अब वहाँ पर इलेक्शन कराए गए जनता के प्रेशर में। एंड द स्टेट बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और स्टेट को क्या बना दिया गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया गया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीड इन, अब क्या हुआ था कि लोग वहाँ पे सहमत नहीं हुए थे। वहाँ पर जो ये इलेक्शन हुए थे वो फर्स्ट टाइम वहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का यूज किया गया था। भारत में फर्स्ट टाइम मणिपुर में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब जो आज हम कहते हैं ना 18 और 18+ को वोटिंग राइट मिल जाता है, वो चीज़ वहाँ पर इस्तेमाल की गई थी। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीड इन प्रेशराइजिंग द महाराजा इनटू साइनिंग ए मर्जर एग्रीमेंट इन सितंबर 1949। लेकिन गवर्नमेंट के प्रेशर से सक्सेस हो गया और महाराजा ने बिना किसी जनता के ओपिनियन को जाने सितंबर 1949 में साइन कर दिया था, विदाउट कंसल्टिंग द पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर। जो इलेक्शन से जो लेजिस्लेटिव असेंबली मणिपुर में तैयार की थी उसको बिना जाने बिना कंसल्ट किए ही महाराजा ने इंडिया के साथ में साइन कर दिया। दिस कॉज्ड ए लॉट ऑफ एंगर एंड रिसेंटमेंट इन मणिपुर। ये आज भी मणिपुर में एंगर का, विरोध का कारण बना। द रिप्रैक्शंस ऑफ विच आर स्टिल बीइंग फेल्ट। आज भी वहाँ पर जो ये अग्रेसिवनेस है, जो विरोध है, वो हमें देखने को मिलता है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, ये तो हमने देखा कि किस तरह से प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ में मर्ज किया गया था, लेकिन इसके अलावा भी कई स्टेट ऐसे थे जो अपना एक अलग से ऑटोनॉमी बॉडी बनाना चाहते थे या फिर एक अलग अपना स्टेट की पहचान बनाना चाहते थे। तो उनका रीऑर्गेनाइजेशन किस तरह से हुआ था वो हम देख लेते हैं। During national movement, Indian National Congress recognized the demand of state reorganization on linguistic basis। अब जब नेशनल मूवमेंट चल रहे थे देश को आज़ाद कराने के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन जो तैयार किया, तो नेशनल कांग्रेस ने एक वादा किया था उस टाइम कि भाई हम जैसे ही आज़ाद होंगे तो एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे स्टेट्स के लिए। किसके आधार पर? लिंग्विस्टिक बेसिस पर, कि लैंग्वेज के आधार पर हम अलग अलग राज्यों को बनाएंगे। ऐसा नेशनल मूवमेंट के टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक वादा किया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस आइडिया वाज पोस्टपोन्ड, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिली, इस आइडिया को पोस्टपोन कर दिया गया। क्यों? बिकॉज द फेट ऑफ द प्रिंसली स्टेट हैड नॉट बीन डिसाइडेड। अभी तक जो प्रिंसली स्टेट थे वो मर्ज नहीं हो पा रहे थे, वो उसकी जो छवि थी वो हट नहीं रही थी। ऑल्सो द मेमोरी ऑफ पार्टीशन वॉज स्टिल फ्रेश, और लोगों के दिमाग में जो पार्टीशन की जो यादें थी वो भी अभी तक फ्रेश ही थी। आफ्टर ए लॉन्ग मूवमेंट इन दिसंबर 1952 आंध्र प्रदेश वॉज क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। लेकिन क्या हुआ, आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य था जो फर्स्ट टाइम लिंग्विस्टिक आधार पर एक अलग राज्य बना था। कब बना? दिसंबर 1952 में। इसमें भी एक श्री रामल्लू नाम के लीडर थे, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो गांधीवादी नेता थे जिन्होंने बहुत लंबे टाइम के लिए हंगर स्ट्राइक किया था, और वो हंगर स्ट्राइक के दौरान उनकी डेथ भी हो जाती है। इससे वहाँ पर की जो जनता है उनमें अग्रेसिवनेस ज़्यादा बढ़ जाती है, हिंसा बढ़ जाती है, और बाद में ये निर्णय लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश को एक अलग से राज्य का दर्जा दिया जाता है।
Creation of this state give impetus to reorganizing states on linguistic basis। अब सब लोगों में ये छवि बन गई थी कि भी इस तरह से स्टेट लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट का अलग निर्माण हो सकता है। एज ए रिजल्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी इन 1953। अब जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने राज्यों के लिए एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी तैयार की थी, जिसको फैजल अली कमेटी भी बोलते हैं। वो 1953 में तैयार हुई थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी 1956 में। तो द कमीशन इट्स रिपोर्ट एक्सेप्टेड दैट बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट शुड रिफ्लेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेज। अब ये कमेटी थी, इसने एक अपनी रिपोर्ट तैयार करके दी, उसमें ये स्वीकार किया था कि जो स्टेट की बाउंड्रीज है वो अलग अलग जो भाषाएं हैं उनको इंगित करती है। On the basis of its report, the State Reorganization Act was passed in 1956। इस तरह से जो रिपोर्ट तैयार की गई थी उससे एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था, अधिनियम बना था। और वो पास कब हुआ था? वो बिल 1956 में पास हुआ था। दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरेटरीज। इस तरह से हमारे सामने 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरेटरीज सामने आते हैं। थैंक यू सो मच। आपको जो भी क्वेरीज और डाउट्स हों आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।